नमस्ते साथियों। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के यूनिट 1 में जो नया टॉपिक जुड़ा है संकल्पना एवं विचार वाला, उसमें सभा, समिति और विधत के विषय में हम केवल फैक्ट के आधार पर इस वीडियो में पढ़ेंगे सभा, समिति एवं विधत के बारे में, और पॉइंट टू पॉइंट पढ़कर कम से कम समय में इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले साथियों आता है सभा। सभा जो है ऋग्वैदिक काल में सभा एक ग्राम संस्था के रूप में कार्य करती थी। सभा में वृद्ध एवं अभिजात लोग शामिल होते थे। इसको आज आधुनिक समय में राज्यसभा के रूप में हम समझ सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा राज्यसभा में अधिकतर अभिजात एवं कुलीन वर्ग, जो एक नामचीन हस्तियाँ होती, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र से हो, कला के क्षेत्र से हो, फिल्म जगत से हो, तो ऐसे ही लोगों को डायरेक्ट सभी पार्टियों द्वारा राज्यसभा में भेजा जाता है। दूसरा है साथियों समिति। समिति केंद्रीय शासन की व्यवस्थापिका सभा थी। यह एक राजनीतिक संस्था थी। इसे आधुनिक लोकसभा से आप समझ सकते हैं, क्योंकि देश का किसी भी प्रकार का कानून संबंधी फैसला हो, राजनीतिक फैसला हो, लोकसभा से पास होकर कानूनी रूप लेता है। उसके बाद कार्यपालिका उसे एग्जीक्यूट करती है, कानूनी रूप से जमीनी स्तर पर उतरता है। उसके बाद जो अगला आता है विधत। विधत भारतीय आर्यों की प्राचीनतम जनसभा थी। यह सैनिक, धार्मिक और उद्देश्यों से बनाई गई एक सभा थी। आधुनिक रूप से हम इसे विधानसभा में समझ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है सभा का पॉइंट टू पॉइंट कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम उल्लेख, ऋग्वेद में 8 बार सभा का उल्लेख किया गया है। सभा का जो प्रधान या अध्यक्ष होता है उसे सभापति कहते हैं। ठीक है, इसका जो प्रेसिडेंट होता है उसको सभापति कहा जाता है। और ऋग्वेद में 8 बार सभा का उल्लेख किया गया है। उसके अलावा सभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें सभासद कहकर पुकारा जाता था। सभा के जो रक्षक होते थे उसे सभापाल कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद जो है महिलाओं की भागीदारी को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो महिला सभा में हिस्सा लेती थी, उन्हें सभापति कहा जाता था। और उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की भागीदारी समाप्त हो गई थी। ठीक है, महिला सभा में भाग लेती थी और उन्हें सभापति कहा जाता था। और उत्तर वैदिक काल में आते आते महिलाओं की भागीदारी समाप्त हो गई थी, क्योंकि वैदिक सभ्यता जो है ऋग्वैदिक काल, उसके बाद उत्तर वैदिक काल था। तो उत्तर वैदिक काल आते आते महिलाओं की जो सहभागिता थी कम हो गई थी। ठीक है, और एक बार और समझ लेते हैं, ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख है सभा का। सभा का जो प्रधान या अध्यक्ष होता है उसे सभापति कहा जाता है। सभा के सदस्यों को सभासद कहा जाता है। सभा के रक्षक को सभापाल कहा जाता है। उसके बाद जो है पुरुष सदस्यों को संभय कहकर पुकारा जाता था। ठीक है, और महिला सदस्यों को क्या कहा जाता था? सभावती। पुरुष सदस्यों को संभय। सभा मूल रूप से वृद्ध, अभिजात, धनी वर्ग व कुलीन लोगों की संस्था थी, जिन्हें सुजान, सुजात या कुलीन कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सभा न्यायालय की तरह कार्य करती थी, अतः राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्य के साथ साथ न्यायिक कार्य संपन्न करती थी। मेनली जो थी सभा एक राजनीतिक संस्था थी और प्रशासनिक कार्य को करती थी, लेकिन साथ ही साथ एक जुडिशियल सिस्टम जो है, न्यायिक प्रणाली, उसका कार्य भी करती थी। और मित्रायणी संहिता के एक संदर्भ से ज्ञात होता है कि सभा की सदस्यता स्त्रियों के लिए उन्मुक्त नहीं थी। उन्मुक्त का अर्थ होता है फ्री, यानी उस वक्त इसका या तो कोई चार्ज होता होगा या किसी प्रकार की कोई परीक्षा होती होगी या कुछ और भी कारण रहा होगा। तो आपको मेनली ध्यान रखना है मैत्रेयणी संहिता। मैत्रेयणी संहिता के एक संदर्भ से ज्ञात होता है कि सभा स्त्रियों के लिए उन्मुक्त नहीं थी। इसमें मैत्रेयणी संहिता जो है ध्यान रखने योग्य पॉइंट है। उसके बाद आता है सभा के संचालन के लिए विषय में नियम बनाए गए थे और वाजस्नेयी संहिता के अनुसार गलती करने वाले सदस्यों की भर्त्सना की जाती थी। जैसे आज हम सुनते हैं कि लोकसभा से कुछ सांसदों को निलंबित किया गया, सस्पेंड किया गया, तो उसी तरह सभा का जो संचालन था उसके विषय में नियम बने हुए थे और नियम का उल्लंघन करने वालों की भर्त्सना की जाती थी। और इसका रेफरेंस है वाजस्नेयी संहिता। ठीक है साथियों, अगर आपको हमारा प्रयास सही लग रहा हो तो आप हमारे चैनल MPPSC क्रैक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए और आगे ला सकें। अब नेक्स्ट पॉइंट है समिति।
ठीक है। उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में 9 बार, अथर्ववेद में 13 बार उल्लेख मिलता है। समिति के अध्यक्ष जो होता था उसको ईशान या पति कहा जाता था। ठीक है। समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज व्यक्त करने वाली संस्था भी कहा जाता था। राजा का जो चयन होता था वो समिति द्वारा किया जाता था। ठीक है। राजा का चयन किसके द्वारा किया जाता था? समिति के द्वारा किया जाता था। ऋग्वेद में उल्लेखित है कि समिति के बिना कोई शासन नहीं कर सकता। ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है कि समिति के बिना शासन का संचालन नहीं किया जा सकता। महिलाएं समिति में भाग नहीं ले सकती थी। समिति एक लोकसभा थी जिसमें जनजाति के लोग जनजाति व्यवसाय करने के लिए एकत्रित होते थे। आप यहाँ मेरी केवल आवाज़ भी सुनते रहेंगे, इस वीडियो को 2 या 3 बार केवल सुन भी लेंगे तो सभा, समिति और विदत के विषय में आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये देखने के साथ साथ केवल आप ध्यान लगाकर सुनते रहिए, आपको बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक समझ आ जाएगा। समिति दार्शनिक मुद्दों पर चर्चाओं, धार्मिक समारोह, प्रार्थनाओं से संबंधित थी। नोट, और ये तो सभी को पता होगा कि अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विदत। ठीक है। तो विदत का उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार और अथर्ववेद में 22 बार संदर्भित है। विदत आर्थिक, सैनिक, धार्मिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई एक संस्था थी। विदत में महिला एवं बुजुर्ग भाग लेते थे। ठीक है। तो विदत में महिला एवं बुजुर्ग दोनों भाग ले सकते थे। महिला पुरुषों के साथ विचार विमर्श की सक्रिय भूमिका निभाती थी। विदत में सामूहिक रूप से अग्नि और इंद्र जैसे वैदिक देवताओं की पूजा की जाती थी। ठीक है। तो साथियों, आज हमने समझा सभा, समिति और विदत के बारे में। और अगर आप इस वीडियो को लाइक करते, शेयर करते, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाले टाइम में MPPSC यूनिट 1, यूनिट 10 और यूनिट 6 से जुड़ी हुई और भी अन्य वीडियो हम लाने का प्रयास करेंगे। हमारे कंटेंट को और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।